हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स 2018, 19 और 20, 21 के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि Na का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे पूछा गया है। यानी कि Na को हम सोडियम कहते हैं। तो Na का हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है वह 11 होता है। इसका हम जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसका कोष के आधार पर के उपकोष के LMN के आधार पर गए तो हो जाएगा 2, 8, 10, 11। तो यह जगह 2, 8, 1। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि गैस द्रवित की जा सकती है, यानी कि गैस को हम कौन से ताप पर द्रवित कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्रांतिक ताप से ऊपर के ताप पर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है क्रांतिक ताप से कम ताप पर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है किसी भी ताप पर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैस को हम द्रव अवस्था में क्रांतिक ताप से कम ताप पर परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि विसरण की दर सबसे अधिक होगी, यानी कि विसरण की दर किस यौगिक के लिए सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है NH3 के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CH4 के लिए, यानी कि मीथेन। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है H2 के लिए, यानी कि हाइड्रोजन के लिए। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है O2 के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसरण की दर हमारी H2 के लिए सर्वाधिक होगी। विसरण की दर के लिए ग्राहम का नियम होता है एक हमारे पास, R डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, यानी कि m हमारे पास अणुभार है कि अणुभार है, यानी कि कम अणुभार वाले अणुओं की विसरण दर अधिक अणुभार वाले अणुओं की विसरण गति की तुलना में अधिक होती है, यानी कि जिसका अणुभार कम होगा उसकी विसरण की दर अधिक होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो H2 का अणुभार हमारा होता है जो कि 2 होता है, यानी कि तो इसका जो कि हमारे विसरण की दर सर्वाधिक हो जाएगी। और बाकी के तीनों की अणुभार अधिक होते हैं। इसका NH3 का हमारे पास अणुभार होता है 17, इसका होता है हमारे पास 16, इसका होता है 32। तो इनका अणुभार अधिक है लेकिन H2 का अणुभार कम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो समान तथा असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों के संबंध से बनने वाला आबंध होता है। ये हमसे पूछा गया है, यानी कि दो समान अथवा असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उनके बीच बनने वाला आबंध क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उपसहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है आयनिक बंध। और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है धात्विक बंध। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सहसंयोजक बंध। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्वों का युग्म समान वर्ग में रखा गया है, यहाँ पर युग्म होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 तथा 38 है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है तत्व जिनकी परमाणु संख्या 20 तथा 40 है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है तत्व जिनकी परमाणु संख्या 11, 33 है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 तथा 35 है। तो डियर स्टूडेंट, वे तत्व जिनके वायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें हम समान वर्ग में रह सकते हैं, यानी कि हम मान लेंगे वो हमारे पास तत्व एक्स है, उसके परमाणु क्रमांक है हमारे पास, ये हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हो जाएगा 2, 8, 10, 7, 17। अब यहाँ पर हम वाई को मान लेंगे, यानी कि वाई को हम 35 मान लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2, 8, 18, 7। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो डी इन्हें हम समान वर्ग में रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिए। और अगले की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि Cu2+
के 4 तुल्यांकों का CO धातु में अपचयन करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि Cu2+ के 4 ग्राम तुल्यांकों को CO धातु में अपचयन करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, हमसे पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास एक रिलेशन होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास, जो कि होता है बराबर फैराडे की संख्या। यानी कि यहाँ पर 4 ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमसे कह रहा है, तो यहाँ पर 4 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, 4 ग्राम के लिए 4 फैराडे की आवश्यकता होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि DDT का पूरा नाम क्या है। यानी कि DDT का पूरा नाम क्या होता है, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है डाइफेनिल डाइक्लोरो टेट्राक्लोरोएथेन। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है डाइफेनिल डाइक्लोरो टेट्राक्लोरोमेथेन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है डाइफेनिल टेट्राक्लोरोमेथेन। तो डियर स्टूडेंट, DDT का जो हमारा पूरा नाम होता है वह होता है हमारे पास डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर साल एक ना एक सेट में ज़रूर लिखा हुआ मिलता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, धातु वे तत्व हैं जिनमें, यानी कि धातु कौन से तत्व होते हैं जिनमें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाने का गुण होता है। और ऑप्शन नंबर जो कि हमारा है डी कह रहा है कि विद्युत तथा ऊष्मा की उच्चालक होने का गुण होता है। तो ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताइए। तो डियर स्टूडेंट, धातुएं वो तत्व होते हैं जिन्हें जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। यानी कि धातुओं का इलेक्ट्रॉन ये त्याग देते हैं और धनायन बना लेते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास N है Na, तो ये हो जाएगा Na+ हो जाएगा। तो ये हमारे धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। यानी कि प्रोड्यूसर गैस होती है उसका सूत्र हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CO+H2। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है CO+N2। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CO+H2। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है H2O यानी कि वाष्प। तो डियर स्टूडेंट, प्रोड्यूसर गैस का हमारे पास फार्मूला होता है CO+N2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का यानी कि इनका मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। तो इसकी रिएक्शन देख लेंगे, रिएक्शन किस प्रकार होती है। यानी कि 2C+O2+N2 हमारा बन जाता है, यानी कि 2CO और +N2 यानी कि प्रोड्यूसर गैस बन जाती है। इनकी रिएक्शन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्न में से किस गैस का द्रवीकरण सरलता से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है NH3। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है H2। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है CO2। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है उसका द्रवीकरण सरलता से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास H2 का जो कि क्रांतिक ताप होता है, यानी कि हमारे पास 33.2 केल्विन, ये हमारे पास H2 का है। और यहाँ पर हमारे पास SO2 का, यानी कि SO2 का हमारे पास होता है 430.65 केल्विन। तो यहाँ पर हमारे पास, और इसका होता है हमारे पास 304.10 केल्विन, और इसका होता है 405.5 केल्विन। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो H2 है, H2 का हमारे पास जो कि क्रांतिक ताप सबसे कम है। और यहाँ पर SO2 है, SO2 का हमारे पास क्रांतिक ताप सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका द्रवीकरण सरलता से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सिंपली ऑक्सीकरण संख्या निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसे यूज करके हम सल्फ्यूरिक अम्ल की ऑक्सीकरण संख्या फाइंड कर लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले दो ये तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होनी चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन की आपको ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए, इसकी +1 होती है। और ऑक्सीजन की आपको ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए, इसकी होती है हमारे पास -2। तो अगर इन दोनों की आपको ऑक्सीकरण संख्या पता होगी
तो आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है, तो इसे रख लेंगे, यानी कि इसे x मान लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 2H2 है, यानी कि 2 हो जाएगा, और इसकी गुणा कर लेंगे तो +1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, और इसे ब्रैकेट लगा लेंगे और ये हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर सल्फर की हमसे पूछी गई तो इसे x मान लेंगे, और ये प्लस, ये हमारे पास ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 4, और यहाँ पर -2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर में, इस पर आवेश हमारा 0 है, कुछ भी आवेश नहीं है, तो यहाँ पर बराबर में आवेश 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास x, यानी कि x, और ये -4 दूना 8, तो ये हो जाएगा बराबर, यानी कि x -6। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +6। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक गैस के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n दी जाती है, यानी कि एक गैस के प्रति एकांक, यानी कि एक एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n दी जाती है, वह कौन से फार्मूले से दी जाती है हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है RT/P, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है P/RT, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है P/KT, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है KT/P। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अणुओं की संख्या n बराबर होता है P/, यानी कि स्मॉल P/K × T। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि CP, CV तथा R में संबंध क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा CP, CV, R में संबंध होता है वो हमारा होता है, यानी कि CP - CV बराबर R। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CP/CV बराबर R, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CV - CP/R, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये हमसे पूछा गया। यानी कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, यानी कि मैग्नीशियम, यानी कि हमारे पास इसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि 25। तो इसे निकाल लेंगे, यानी कि हो जाएगा 1s2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 2, 8, 13, 2। तो ये हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 2, 8, 13, 2। ये तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों रॉन्ग आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहते हैं, यानी कि वह कौन सा ताप होता है जिस पर द्रव का, यानी कि द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्रांतिक ताप, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है गलनांक, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है हिमांक, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है क्वथनांक। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वथनांक। यानी कि उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं, यानी कि जिस पर वह द्रव पिघल, यानी कि उबलने लगता है, तो उस पर वाष्प दाब हमारा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है, यानी कि किसी गैस की विसरण की दर किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अणुभार पर, और ऑप्शन नंबर जो कि हमारा है बी कहता है परमाणुकता पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है विशिष्ट ऊष्मा पर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है संयोजकता पर। तो डियर स्टूडेंट, विसरण की दर, यानी कि विसरण की दर का हमारे पास फार्मूला आता है आर बराबर, ये पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ, √m, यानी कि m बराबर होता है हमारे पास, ये आर विसरण की दर है, और √m बराबर है मोलर द्रव्यमान। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी विसरण की दर है वह अणुभार पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आसुत जल की मोलरता होती है, यानी कि आसुत जल की मोलरिटी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 55.56 मोल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 18.00 मोल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 49.87 मोल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 81.00 मोल। तो डियर स्टूडेंट, आसुत जल की हमारी मोलरता होती है वह होती है 55.56 मोल। तो
तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिए। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा, यानी कि इसका समूह हमसे कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है छठवां, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है चौथा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास तीसरा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है दूसरा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 दिया गया है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो हो जाएगा 2,4। तो संयोजी यानी कि ये बाह्यतम कोष में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी कोष में संयोजन करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें हमारे आवर्त समूह का समूह हो जाएगा, ये चौथा समूह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में इसका समूह पता कर सकते हैं। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि BHC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो डी स्टूडेंट जो हमारे BHC का जो हमारा पूरा नाम होता है वह होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिए। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ये फार्मूला दिया गया है, यह किस प्रकार का लवण है, ये हमसे पूछा गया है। एक साल्ट होता है और ये पूछ रहा है ये किस प्रकार का साल्ट होता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर जो कि हमारा ए है वह कह रहा है सामान्य साल लवण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अम्लीय लवण, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है द्विक लवण, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है संकर लवण। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है वह द्विक लवण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और ताकि ये भी क्वेश्चन उनको भी प्राप्त हो सके और वो पॉलिटेक्निक परीक्षा में पास हो सकें और उनको कॉलेज भी मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में।